नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका वापस स्वागत करता हूं। आज मलेरिया दिवस है और तारीख है 25 अप्रैल और आज विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए एक करंट का टॉपिक या आपके सिलेबस के हिसाब से साइंस का टॉपिक कुछ भी मान सकते हैं। तो आज कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान आता है उसको नहीं दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए कृपया जब भी इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो उसको लाइक करें और अपने कुछ जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आज विश्व मलेरिया दिवस है और प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखो, एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको एक एक जूम करके बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को और इसको मलेरिया की जागरूकता के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि जो मलेरिया है वो विश्व में ऐसी बीमारी मानी जाती है जिसका अभी तक उन्मूलन संभव नहीं हो पाया है। उन्मूलन का मतलब होता है कि जिसका एक भी रोगी ना रह जाए या कोई नया रोग नहीं आए तो उसको हम कहते हैं उन्मूलन, यानी किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त करना। तो देखिए, मलेरिया दिवस जो है वो हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया जो होता है वो, जैसा आपको पता होगा, जब हम रोग पढ़ते हैं विज्ञान में या जनरल स्टडी में रोग पढ़ते हैं तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। हाल ही में आपको पता है कि कोविड-19 वायरस से होने वाली बीमारियां पूरे विश्व में फैली हुई है। तो वो विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाले। इसी तरह कुछ रोग होते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होते हैं और इसी प्रकार कुछ रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग माना जाता है। तो एक तरह का परजीवी होता है। परजीवी मतलब मनुष्य के शरीर में पनपता है या मच्छर के शरीर में पनपता है और कई प्रकार की जो गंभीर समस्या हमारे सामने प्रकट करता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो गया? आपका मलेरिया हो गया। और प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और उसमें भी आपका प्लाज्मोडियम होता है। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। कुल मिलाकर मुख्य 4 प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं और उसमें से जो मुख्य जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि इसके अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं, जो उसका मैं आगे भी कुछ वीडियोस में आपको उसके बारे में, जब प्रॉपर साइंस चलेगी तब मैं प्लाज्मोडियम के प्रकार और भारत में किस प्रकार के प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है उसके बारे में आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, सबसे पहले मच्छर और मलेरिया का संबंध जिस वैज्ञानिक ने बताया था उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। इनने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया होने का सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो मच्छर होता है। पर आपको पता है कि मच्छर केवल वाहक होता है। मलेरिया का जो मूल कारण होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ का एक प्रकार माना जाता है। इसी तरह वाहक की बात करेंगे तो इसका वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं। जैसे आपने देखा होगा डेंगू और चिकनगुनिया वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और उसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे चिकनगुनिया और जो डेंगू है वो वायरस जनित रोग है, जबकि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है ये अपने बच्चों के पालन के लिए इसको रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मनुष्य के शरीर का रक्त चूसता है। और साथ ही साथ जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जनरली रात के समय ही काटता है और गंदे या छिछले पानी में इसका निवास होता है और वहीं पर अपने अंडे देता है। उस अंडे से लार्वा निकलते हैं, वही लार्वा नए बड़े होकर नए मच्छर बनते हैं और इस मलेरिया की समस्या को और ज़्यादा फैलाते हैं। तो देखिए, विश्व में इस मादा एनाफिलीज की कुल 400 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 10% प्रजाति ऐसी है जो इसके वाहक का यानी मलेरिया के वाहक का कार्य करती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, मादा एनाफिलीज मच्छर तो वाहक हो गया और प्लाज्मोडियम इसका, प्रोटोजोआ जो हो गया वो इसका जो मूल कारण है वो हो गया। मलेरिया का पहला अध्ययन हुआ था 1880 में। करने वाले देखिए वैज्ञानिक का नाम मैंने लिखा है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरिन। ओके, और साथ ही में अगर देखेंगे कि मलेरिया की उत्पत्ति कैसे हुई है तो मलेरिया की उत्पत्ति एक इटालियन शब्द से हुई है
और इस इटालियन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है माला एरिया। इसको पहले कहते थे माला एरिया, और माला एरिया से बाद में अपभ्रंश होके बना मलेरिया, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा। तो इसको बुरी हवा का रोग भी कहा जाता है। ऊपर देखिए, इसका एक और नाम आपको बताना चाहता हूं मैं, इसको दलदली बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसको भाई दलदली बुखार क्यों कहते हैं, तो दलदली बुखार का इसका एक रीज़न होता है कि दलदली बुखार क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आपको पता है कि अगर विश्व के मानचित्र को देखें, मैं एक बार बना देता हूं, देखो अगर इसको पृथ्वी मान लें, ये बीच में आपकी कौन सी रेखा हो गई, 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा हो गई। अब आपको पता है कि ये जो विषुवत रेखा के आसपास का पूरा क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा पर यहाँ पर पाया जाता है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इसलिए इस विषुवत रेखा पे वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होने के कारण सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के कारण एक तो यहाँ पर वनस्पतियां हैं खूब, तो वर्षा ज़्यादा हो रही है, पूरे 365 दिन बरसात हो रही है यहाँ पर, और वनस्पति ज़्यादा पाई जा रही है। दलदली क्षेत्र पाया जाता है, नमी की मात्रा अधिक रहती है, और इसी प्रकार के दलदली क्षेत्र में ये मच्छर पनपते हैं और मलेरिया को तेजी से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए जो भी दलदली क्षेत्र दुनिया में होते हैं, भले किसी भी प्रकार का दलदली क्षेत्र हो, रामसर नमभूमि हो, डेल्टा प्रदेश हो, विषुवत रेखीय प्रदेश हो, या दूसरे प्रदेश हो, वहाँ पर इस प्रकार के मलेरिया के मामले ज़्यादा पाए जाते हैं। अतः इसे दलदली बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीनतम जो वर्णन है वो चीन से प्राप्त होता है। प्राचीनतम वर्णन इसका कहाँ से प्राप्त होता है, चीन से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, चीन से हमें 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि आज के समय से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हमें मलेरिया के जो जानकारी है वो चीन से जो साक्ष्य मिले उससे प्राप्त होती है। तो आपको पता है कि मलेरिया का प्रथम प्रमाण के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो चीन से हमें प्राप्त हुए हैं। हाल ही में जो कोविड-19 है उसका भी उत्पत्ति वुहान, चाइना से मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसको अगर हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले प्रभावित अंग देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये मच्छर हमें काटता है तो इस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। प्लाज्मोडियम बॉडी में प्रवेश करने के बाद हमारे ब्लड सेल्स में जाता है, ब्लड सेल्स ब्लास्ट होते हैं, और आपको पता है जो तिल्ली होती है उसको हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा ब्लड आरबीसी यहाँ पर स्टोर भी रहती है। और आरबीसी का जब जीवन काल होता है, जो भी उसका जीवन काल 120 दिन का लगभग का होता है, जैसे पूरा हो जाता है वो यहीं पर प्लीहा के में ही क्या हो जाती है, ब्लास्ट होती है। इसलिए इसे आरबीसी का बूचड़ खाना के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हमारे लिवर तक ये जिसका इन्फेक्शन पहुंचता है तो हमारा लिवर प्रभावित होता है, और हमारा जो लिवर है वो प्रभावित होने के कारण लिवर खराब हो जाता है। लिवर हमारा उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जित तंत्र खराब हो जाता है। लिवर पाचन तंत्र का भी भाग माना जाता है, इसलिए पाचन तंत्र भी हमारा स्लो हो जाता है। हमारी आरबीसी में डिफेक्ट आने लगता है, आरबीसी ब्लास्ट होती है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है कम हो जाता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब रक्त की कमी होती है तो उसको एनीमिया कहते हैं, इसलिए व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। और साथ ही साथ विशेष मलेरिया की परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारे फेफड़े यानी लंग्स भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको ये मुख्य अंग इसके याद रखने। ठीक है, इसके लक्षण की एक बार बात करते हैं हम कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ क्लियर आपको पता है लक्षण में पहला हो गया ठंड लगकर बुखार आना। तो ठंड लगकर बुखार आना भी इसका एक लक्षण माना जाता है, और जनरली ऐसा ही होता है कि ठंड लगती है, बुखार आता है, जैसे ही बुखार टूटता है, पसीना आता है, व्यक्ति अपने आप को सामान्य पाता है, कुछ घंटों बाद वापस से उसको ठंड लगकर बुखार आता है, और इसी चीज़ की पुनरावृत्ति फ्रिक्वेंटली होती रहती है। पसीना आना, सिर दर्द करना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा जी होना क्योंकि पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ गई है, थकान, बदन दर्द होना, साथ में बेहोशी आना और रक्त की कमी होना। बेहोशी क्यों आएगी, रक्त की कमी है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसके कारण ऑक्सीजन वहन क्षमता की कमी हो गई। जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो व्यक्ति बेहोश दिखेगा, और इस कारण ये सभी समस्याओं से मलेरिया का जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो प्रभावित रहता है। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से लोग अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं, उनके लिए डेंजरस होता है। तो देखिए, एक आपको पता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, 60 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हो गए, और यदि उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी रोग, हृदय रोग, फेफड़े से संबंधित रोगों की समस्या है, तो वो इस बीमारी में आकर और मलेरिया से मृत्यु की संभावना ज़्यादा है
बढ़ जाती है। इसी प्रकार देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कुल मलेरिया के रोगी होते हैं उसमें से 67%, देखिए ये रिपोर्ट WHO की है कि 67% जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं, और उनमें भी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। दूसरा, HIV या एड्स के जो पीड़ित होते हैं, क्योंकि HIV आपको पता है HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए मलेरिया का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव HIV पेशेंट्स में देखा जाता है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी HIV का जो माफ़ कीजिए, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें भी मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी रूप से देखे जाते हैं और घातक होते हैं। एक देखिए मैंने पॉइंट लिखा है कि जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया जो पीड़ित होता है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये जिस बीमारी का नाम लिखा है मैंने सिकल सेल एनीमिया, ये एक आनुवांशिक रोग है, ना जीवाणु ना विषाणु ना प्रोटोजोआ, एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग बच्चे में जन्म से ही होते हैं, बाद में इनके सिम्टम्स दिखते हैं। इसे वर्तमान में ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक किया जा सकता है पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, पर वर्तमान में इसका कोई इलाज संभव नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं RBC, वो हंसियाकार शेप की हो जाती है, हंसियाकार आकार की हो जाती है, और इस कारण जैसे ही मलेरिया का मच्छर अगर सिकल सेल एनीमिया पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो RBC हंसियाकार शेप होने के कारण प्लाज्मोडियम को पोषण नहीं दे पाती और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में नष्ट हो जाता है, और इस कारण सिकल सेल एनीमिया पीड़ित व्यक्ति को मलेरिया कभी भी नहीं होगा 100%। ठीक है, तो देखो ये तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है जो इसके बारे में मैंने आपको बताई है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए आगे वाले पेज पे देखेंगे तो मैंने सबसे पहले इसके क्षेत्र लिखे हुए हैं कि दुनिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो देखो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप, आपको पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में से विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री। कॉन्गो हो गया, घाना हो गया, कई प्रकार के छोटे छोटे देश हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। वर्षा की अधिकता रहती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, अतः इस पूरे क्षेत्र में मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र इसे ही माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र अगर बात करेंगे तो दूसरा क्षेत्र हो गया आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए ये भारत वाला क्षेत्र है, ये श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया, इधर आप आएंगे तो इधर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बाद आएंगे लाओस हो गया, लाओस के बाद आएंगे तो इधर आपका कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया और फिलीपींस हो गया। तो ये सारे देशों में भी अधिकतर श्रीलंका आसपास यहाँ से विषुवत रेखा पास से गुजरती है, इसलिए ये सभी क्षेत्र भारत सहित ये सभी क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। दूसरा अगर देखेंगे कि लैटिन अमेरिका और ब्राज़ील, देखो ये तो उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, तो ये मैक्सिको को लेते हुए नीचे पूरा लैटिन अमेरिका, साथ में ब्राज़ील में अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र, यहीं ब्राज़ील से विषुवत रेखा गुजर रही है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। साथ ही भारत का सुंदरवन प्रदेश, देखिए मैं बना देता हूँ इस पे आपको सुंदरवन क्षेत्र, ये देखो ये भारत का मैप हो गया, इस तरह से थोड़ा बहुत आप नॉर्मल बनाया। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, और ये हमारा नेपाल के साथ तराई वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, ये मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ अत्यधिक है, वर्षा अच्छी होती है, सुंदरवन वाले क्षेत्र में पानी की अधिकता होती है, तराई वाले क्षेत्र में भी नदियों की अधिकता होती है, दलदली क्षेत्र है और मच्छर पाए जाएंगे, इसलिए भारत का सबसे बड़ा मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भारत का उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हो गया, गोरखपुर, जो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं जो आपको ध्यान रखने अच्छे से। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मलेरिया की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात होती है टीके की। आपने देखा होगा जैसे अभी कोविड-19 फैल रहा है, उसके टीका यानी वैक्सीन बनाया जा रहा है, उसको भी समय लगेगा बनने में, क्योंकि वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, कई परीक्षणों के बाद उसको फाइनल किया जाता है। तो अभी भी लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस साल यानी सन 2020 में कोविड-19 का वैक्सीन आ जाए। इसी प्रकार मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया का पहला टीका 2010 से ही सैंपल की फॉर्मेट में अफ्रीका के देशों में दिया जा रहा था, जिसमें सबसे पहला देश था मलावी। इस टीके का नाम है RTS-AS01।
जिन बच्चों को दिया गया उसके बाद पता चला कि टीका देने के बावजूद भी 60% बच्चे ऐसे थे जिनमें वापस से मलेरिया आ गया, अर्थात 40% ही ये टीका कारगर साबित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मलेरिया का पहला टीका कौन सा है, तो आपको नाम RTS और कौन सा अफ्रीकी देश में इसकी शुरुआत की गई थी, मलावी में की गई थी। साथ ही साथ कुछ और देखेंगे, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिवर्ष 4.5 लाख मृत्यु मानी जाती है मलेरिया से, जिसमें मरने वाले 80% बच्चे होते हैं और वो बच्चे भी 5 साल से छोटे होते हैं। WHO ने ग्लोबल मलेरिया कार्यक्रम 2016 से 2030 के बीच में चला रखा है और दुनिया में योजना है कि 2030 में हम मलेरिया को समाप्त कर देंगे, परंतु यह लगभग असंभव दिखता है। वो इसलिए दिखता है, मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि हमने DDT के प्रयोग से लेके हमारे जो भी नहाने के साबुन थे, हमारे हैंड वॉश थे, हमारे फिनॉल्स थे, फिनाइल जिसको हम सफाई करते हैं, तो उनमें हमने लगातार क्या करा कि कुछ प्रतिरोधी क्षमता वाले अंदर हमने एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए, एंटीबायोटिक्स यूज़ किए, तो उसकी वजह से वो सब नालियों के पानी में गए। और साथ ही साथ समय के साथ साथ मलेरिया ने मच्छर ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है। इसलिए आपने देखा होगा पहले DDT, फिर उसके बाद हमारी जो कछुआ छाप अगरबत्ती उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार से उससे मच्छर खत्म हो जाते थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि लिक्विड वाले मॉर्टीन, ऑल आउट, गुड नाइट आए। अब आपने देखा होगा वो भी धीमे धीमे मच्छर पर जो है वो प्रभावी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मच्छर ने लगातार अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या किया है, बढ़ाया है। साथ ही साथ देखो ऊपर देखिए आप एक बार, मलेरिया की जो औषधि है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनी कुनेन दी जाती थी, परंतु अब कुनेन मच्छरों पर या मलेरिया पर कोई काम नहीं करती, क्योंकि प्लाज्मोडियम ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर लिया है, बढ़ा दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान रखना है। भारत और विश्व में इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है और भारत ने पहली बार जो प्रोग्राम चलाया था वो 1953 में चलाया था, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में DDT का यूज़ किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में DDT पर WHO ने प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अभी हाल ही में एक औषधि का नाम आपने सुना होगा जो कोविड-19 में अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों को दी जा रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये मलेरिया की ऐसी औषधि मानी जाती है जिसका प्रारंभिक काल से हम यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, पर वर्तमान में चूंकि कोविड-19 की वर्तमान में कोई औषधि नहीं बन पाई है, इसलिए अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरह से दिया जा रहा है। अमेरिका में हाइड्रोक्लोरोक्विन का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन में आपने सुना है कि भारत में एक प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, जो कोविड-19 के स्वस्थ हुए पेशेंट हैं उनका प्लाज्मा लेके जो संक्रमित पेशेंट हैं उनमें डाला जाता है, जिससे वो तेज़ी से रिकवरी करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं, 80% मामले कोविड-19 के ऐसे हैं जो केवल गर्म पानी पीने और थोड़ी सी परहेज रखने से ही अपने आप ही क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह से कोई एक निश्चित उपचार नहीं है, अलग अलग तरह से उपचार किया जा रहा है। भारत में पहले और चीन में पहले HIV को पेशेंट को जो दवाएं दी जाती है वो दवाएं दी जाती थी ताकि उनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुके। तो इसी तरह से ये दवाएं आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चर्चित है और इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लें। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मलेरिया की एक बहुत ही कॉमन औषधि मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके जो भी टॉपिक होते थे ये लिख दिए थे। रोकथाम और देखेंगे इसकी कि छिछला पानी जो होता है उसमें मादा एनाफिलीज अंडे देती है, अंडे में से लार्वा निकलते हैं, इसलिए बेटर है कि इनको रोकने के लिए हम उस पर केरोसिन डाल दें, क्योंकि केरोसिन डालने से क्या होगा, वो उस पर सांस नहीं ले पाएंगे और लार्वा वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है तो केरोसिन डालने के बजाय हम गैम्बूसिया मछली छोड़ सकते हैं, ये उन लार्वा या अंडों को खा जाती है और मलेरिया होने की संभावनाओं को कम करती है। और हम मच्छर के काटने से भी बच सकते हैं, हम भाई पूरे वस्त्र पहने जिससे कम से कम मच्छर काट पाए। साथ ही साथ घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हमारे जो गर्मी में कूलर होते हैं उनको लगातार हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर साफ़ करें। हमारे आसपास जो पानी के गमले होते हैं उनको हम साफ़ करें, उनमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होने दें। हमारे जो किचन है उसमें हम पानी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होने दें। इसी प्रकार सेम की समस्या जो भारत में रहती है उसको भी रोकें और इन छोटे छोटे चीज़ों को रोकथाम करके हम मलेरिया पर नियंत्रण वर्तमान में
कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक इसको यहीं एंड करते हैं। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान आता है, जो बेल आइकन आता है, उसको प्लीज़ प्रेस करें, तो आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और एक मैं और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, अभी मेरे लेक्चर के कुछ दिन बाद सवाई सर के यूट्यूब लेक्चर शुरू हो जाएंगे, तो लगभग मई के प्रथम सप्ताह से वो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।